डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज हम लोग ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट सर्टिफिकेट्स, इनके बारे में चर्चा करेंगे। एक अंकेक्षणकर्ता जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया था, यानी अंकेक्षण कार्य के लिए उसे नियुक्त किया था, चाहे अंशधारियों ने नियुक्त किया हो, संचालकों ने नियुक्त किया हो या सरकार ने नियुक्त किया हो, जांच कार्य करने के बाद लेखा पुस्तकों के बारे में अपनी जो राय है उसकी, इस राय को जो वो प्रस्तुत करता है, इस विवरण पत्र को अंकेक्षण प्रतिवेदन कहते हैं। यानी जांच के बाद जो रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेगा वह ऑडिट रिपोर्ट कहलाएगी। यह पूरे जांच का निष्कर्ष होता है जो सारांश के रूप में उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत सामान्यतः वह उन सब बातों को लिखता या उल्लेखित करता है जो जांच के दौरान उसके सामने आई हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हित रखते हैं व्यवसाय में, उनके लिए वह उपयोगी है। क्योंकि एक व्यवसाय के अंतर्गत केवल अंशधारी ही स्टेक होल्डर नहीं हैं जिनके द्वारा अंकेक्षणकर्ता की नियुक्ति की गई है, अपितु डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब व्यवसाय में हित रखती हैं जो अंकेक्षण रिपोर्ट पर विश्वास करती हैं। तो अंकेक्षण रिपोर्ट का महत्व केवल अंशधारियों के लिए नहीं, अंशधारी इसके द्वारा जान सकते हैं कि हमारी जो अंश पूंजी हमने विनियोजित की है वह सुरक्षित है या नहीं है, उसका सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, संचालक सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंपनी क्या और अंश पूंजी निर्गमित करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, कंपनी के लेखे सही एवं उचित स्थिति को प्रस्तुत करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में विश्वस्त होने के लिए वह अंकेक्षण रिपोर्ट पर आधारित होते हैं। डायरेक्टर्स कंपनी के नीति निर्धारक हैं, जो नीति निर्धारित करते हैं और कर्मचारी उनको क्रियान्वित करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से डायरेक्टर्स ये जान सकते हैं कि कार्य सुचारू रूप से चल रहा है अथवा नहीं। वह इसके आधार पर अपने कर्मचारियों में ईमानदारी, कुशलता का विश्वास भी कर सकते हैं। यदि रिपोर्ट सही है तो हमारे कर्मचारी ईमानदार हैं, कुशल हैं, सक्षम हैं, ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं। क्रेडिटर जो उधार माल बेचते हैं संस्था को, वही जानना चाहते हैं कि हमने जो माल बेचा है उसका पैसा सुरक्षित है, हमें वापस मिल जाएगा। यह विश्वास ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उनको मिल सकता है। कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वह कर्मचारी ये जान सकते हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितताएं ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं की गई हैं, यानी उन्होंने ईमानदारी पूर्वक काम किया है, यह वह भी विश्वस्त हो सकते हैं। सरकार ये जान सकती है ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर कि संस्था राष्ट्र हित में काम कर रही है, सही समय पर करों का भुगतान कर रही है, सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं उन नीतियों का कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, कोई नियम बनाए हैं उन नियम और कानूनों का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, संचालक कहीं शेयर होल्डर्स को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। यह सब जानकारी अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर सरकार को प्राप्त होती है। तो सरकार के लिए भी अंकेक्षण
रिपोर्ट बड़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट के अंतर्गत जो हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी अंकेक्षण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टैक्स इसी के आधार पर मिलेगा। टैक्स में जो सर कंपनी ने प्रॉफिट बता रखा है, जो इनकम बता रखी है, आयकर अधिकारी उसके आधार पर ही ये जांच करते हैं कितनी हमें आयकर उस पर मिलना चाहिए। तो यदि आय सही है, प्रॉफिट एंड लॉस सही है, तो सरकार के आयकर अधिकारियों को विश्वास हो जाता है कि हमें जो आयकर मिला है वह सही मिला है। अब अंकेक्षण करता जो रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट में लिखे क्या आखिर वो तो कुछ सूचना है जो इनकम टैक्स जो कंपनी एक्ट बना हुआ है 2013, उसके सेक्शन 134, 143, 145 में कुछ बातें हैं जो अंकेक्षणकर्ताओं को लिखनी चाहिए, यानी लेखों के संबंध में। लेखे कंपनी के सही प्रकार से सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, इसके बारे में उल्लेख करता है। जो सूचना और स्पष्टीकरण होनी चाहिए वह सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण उसे प्राप्त हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो वह उनको लिखता है कि भाई कौन सी सूचना उसको प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ साथ जो कंपनी अधिनियम में जो प्रोविज़न दिए हुए हैं उन प्रोविज़नों की वह उसमें उल्लेख करता है। इसके साथ साथ उसके ये भी अंकेक्षणकर्ता को देखना चाहिए कि लेखा मानकों में कुछ बातें लिखी हुई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार भी उसे सब बातें उसमें लिखनी चाहिए। अब अंकेक्षण प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? तो अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्य के आधार पर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है हमारा स्वच्छ अमर्यादित प्रतिवेदन, क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। इसका मतलब होता है कि अंकेक्षणकर्ता ने अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में किसी विपरीत बात का उल्लेख नहीं किया है, यानी लेखा पुस्तकें सही और उचित चित्र प्रस्तुत करती हैं, सभी सूचना और स्पष्टीकरण से प्राप्त हो गए हैं, सभी बुक्स जो रखी जानी चाहिए थे वो रखी गई हैं, कोई भी अनियमितता उसकी राय में नहीं सामने आई हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो ऑडिट रिपोर्ट है वह क्लियर, क्लीन, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, जिसके बारे में अंकेक्षणकर्ता ने कोई विपरीत बात का उल्लेख नहीं किया है। जैसे मैं कोई उदाहरण पढ़ता हूँ जिसके अंतर्गत क्लीन रिपोर्ट प्रस्तुत की अंकेक्षणकर्ता ने। चूँकि अंकेक्षण रिपोर्ट हमेशा सदस्यों को प्रस्तुत की जाती है। मान लीजिए ABC कंपनी है तो वो लिखेगा सदस्य मैसेज ABC कंपनी लिमिटेड जयपुर। हमने ABC कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को बनाए गए चिट्ठे और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संलग्न किए गए लाभ हानि खाते का अंकेक्षण कर लिया है, एवं सूचित करते हैं कि हमें वह सब सूचना स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जिनकी हमें आवश्यकता थी। कंपनी के पुस्तकों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि हमारी राय में कंपनी अधिनियम के अनुसार आवश्यक पुस्तकें रखी गई हैं। कंपनी की शाखाओं में अंकेक्षण कार्य के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त हो गए हैं जिनका हमने निरीक्षण किया है। कंपनी की शाखा कार्यालयों के हिसाब किताब का अंकेक्षण मैसेज गार्ड एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया है। उन्होंने कंपनी की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट को ध्यान में रख लिया गया है। कंपनी की चिट्ठा, लाभ हानि खाता, रोकड़ प्रभाव आदि के संबंध में जो रिपोर्ट जारी है वह कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है। हमारी राय में कंपनी अधिनियम की धारा 129 के अंतर्गत लेखा मानकों की लाभ हानि खाते, चिट्ठे, रोकड़ विवरण द्वारा अनुपालना की गई है। हमारी राय में हमें दी गई सूचनाओं में स्पष्टीकरण के आधार पर उक्त खातों का कंपनी विधान द्वारा चाहिए गई सूचना उपलब्ध करवाते हैं और 31 मार्च 2020 को कंपनी की स्थिति और लाभ हानि खाते इस तारीख को समाप्त वर्ष का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। कंपनी का ऐसा कोई संचालक नहीं है जो कंपनी अधिनियम की धारा 164(1) के अंतर्गत संचालक नियुक्त किए जाने के अयोग्य है। कंपनी अधिनियम की धारा 357 के अंतर्गत जो उपकर चुका दिए गए हैं, इन सब बातों का उल्लेख अपनी डेट और हस्ताक्षर करें। बिना हस्ताक्षर के रिपोर्ट की कोई मान्यता नहीं है, तो अंकेक्षणकर्ता अपने हस्ताक्षर करेगा और डेट डालकर सदस्यों को
भेजने के लिए कंपनी के जो सचिव है, कंपनी सचिव, उसको प्रस्तुत कर देगा। दूसरे प्रकार की रिपोर्ट है वो मर्यादित रिपोर्ट कहती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत अंकेक्षणकर्ता ने अंकेक्षण कार्य के दौरान कोई भी विपरीत बात उसके ध्यान में आई है, वह उस का उल्लेख रिपोर्ट में करता है। जैसे कोई पुस्तक नहीं रखी गई है, संचालक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं थे, शाखाओं का अंक किसी और व्यक्ति ने किया है और उसकी रिपोर्ट उसे प्राप्त नहीं हुई है, या संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, इस प्रकार की कोई भी जानकारी यदि अंकेक्षणकर्ता के ध्यान में आती है तो उसे अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई भी बिंदु, एक भी बिंदु यदि अंकेक्षणकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है तो वह क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाएगी। अंकेक्षणकर्ता निम्न स्थितियों के अंतर्गत अपनी क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है: जब लेखा सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया हो, जब संपत्तियों का मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं किया गया हो, जब सभी प्रकार की लेखा पुस्तकें नहीं रखी गई हों, तो इनका उल्लेख वह अपनी रिपोर्ट में अवश्य करता है। मैं वापस से आपको एक रिपोर्ट का नमूना पढ़ के सुनाता हूँ जो क्वालिफाइड रिपोर्ट की है। मैसर्स सदस्य गण मैसर्स ABC लिमिटेड मुंबई, हमने ABC लिमिटेड के 31 मार्च 2015 के संलग्न चिट्ठे एवं स्थिति को समाप्त होने लाभान्वित खाते एवं रोकड़ प्रवाह विवरण का अंकेक्षण किया है। यह वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंध के उत्तरदायित्व हमारे जिम्मेदारी अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों को राय देनी है। हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत अंकेक्षण मापदंडों के अनुसार अंकेक्षण कार्य किया है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि वित्तीय विवरण मिथ्यापूर्ण से मुक्त हैं। हमें उचित आश्वासन के लिए योजना बनाई है, अंकेक्षण किया है। हमारे राय में आर्थिक चिट्ठा, लाभान्वित खाता, रोकड़ प्रवाह विवरण रिपोर्ट किया गया। कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत लेखा मानकों को पता करते हैं। हमारी राय में नीचे दी गई 4 मर्यादाओं को छोड़कर सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर उत्खाते कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा चाहिए गई सूचना देते हैं और कंपनी की स्थिति का लाभ हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण समाप्त वर्ष के लिए सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। भवन के संबंध में काटा गया मूल्यह्रास हमारी राय में अपर्याप्त है। देनदारों की सूची में 50,000 रुपये अंकित एंडसन से लेना, जिसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जा चुका है। कंपनी के स्टॉक में 25,000 की क्षतिग्रस्त मदों का लागत कीमत पर दिखाया गया है। वित्तीय विवरण के काल में ह्रास की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 357 के अंतर्गत उपकर चुका दिए गए हैं। यानी ये 4 जो मर्यादाएं हैं जो लिखी गई हैं, इनका उल्लेख करते ही वह रिपोर्ट हमारी क्वालिफाइड रिपोर्ट बन जाएगी। और अंकेक्षणकर्ता के लिए आवश्यक भी है कि वह सही और उचित स्थिति को बताने के लिए यदि कोई मर्यादा उसको ध्यान में आई है तो उसका आप रिपोर्ट वह आवश्यक करें। अब दोनों रिपोर्ट में सामान्यतः अंतर है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट में किसी भी विपरीत बात का उल्लेख नहीं होता है, जबकि मर्यादित रिपोर्ट के अंतर्गत जिन बातों को लेकर अंकेक्षणकर्ता को संदेह है, जिसमें वह संतुष्ट नहीं है, वह अपनी असंतुष्टि का उल्लेख उसके अंतर्गत आवश्यक करता है। इस प्रकार अंकेक्षणकर्ता अपनी रिपोर्ट तैयार करके अंशधारियों को प्रस्तुत करता है। इसी तरह अंकेक्षण प्रमाण पत्र, जैसे ऑडिट रिपोर्ट होती है, ऐसे ही उसको ऑडिट सर्टिफिकेट भी जारी करने पड़ते हैं। छोटे छोटे काम के लिए होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट तो पूरे काम के लिए, पूरे साल भर के खातों का हमने अंकेक्षण किया, और सर्टिफिकेट होता है किसी विशेष काम के लिए, जैसे प्रॉस्पेक्ट जारी करना है, उसके लिए हमको सर्टिफिकेट देना है, उसकी जांच के लिए जो कार्य किया गया वो ऑडिट सर्टिफिकेट कहलाएगा। अंकेक्षणकर्ता यह पूरे साल भर के लिए नहीं होता है, एक पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए होता है। वो वर्क हमने अंकेक्षणकर्ता जांच की और उसके आधार पर अपना साइन करके उल्लेख करता है। तो ऐसे ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट, रिपोर्ट
पूरे साल भर के विस्तृत होती है और सर्टिफिकेट किसी विशेष काम के लिए इशू किया जाता है। इस प्रकार हमने आज ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा है। आपको कोई भी कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।